दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में कई सितारे ऐसे हैं जो आए, अपनी रोशनी बिखेरी और चले गए। लेकिन यहां कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जिनकी चमक, जिनकी कशिश वक्त के साथ कम होने के बजाय और गहरी होती जाती है। ऐसी ही एक लीजेंडरी हस्ती है नरगिस दत्त साहिबा। 3 मई की तारीख हमारे कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस आइकन की यादों का दिन है जिसने भारतीय नारी की परिभाषा को पर्दे पर और असल जिंदगी में बदल कर रख दिया। आज जब हम नरगिस जी को याद करते हैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस को याद नहीं करते, बल्कि एक ऐसी विजनरी महिला को याद करते हैं जिसने ग्लैमर की चकाचौंध के बीच इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ा। नरगिस जी का जन्म 1 जून 1929 1929 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। उनकी मां जद्दन बाई अपने समय की एक पावर हाउस थी। नरगिस के बारे में एक बेहद दिलचस्प और अनसुना किस्सा यह है कि वो कभी अभिनेत्री बनना चाहती ही नहीं थी। बचपन में वो बहुत पढ़ाकू थी और उनका सपना एक डॉक्टर बनकर लोगों के दुख दर्द दूर करने का था। मगर कुदरत ने उनके लिए एक बड़ा मंच चुन रखा था, जहां से वो न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी सोशल सर्विस के जरिए लाखों दिलों का इलाज करने वाली थी। जब उनकी मां जद्दन बाई, जो खुद एक सिंगर भी थी, कंपोजर भी थी, फिल्म प्रोड्यूसर भी थी, शी वॉज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, तो जब जद्दन बाई ने नरगिस से कहा फिल्मों में आने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर जद्दन बाई ने एक तरकीब अपनाई और उन्होंने नरगिस से कहा कि अगर वो सिर्फ एक फिल्म में काम कर लेगी तो उस पैसे से वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकेगी। और ये वो बात थी जिस पे नरगिस जी मान गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी पहली ही फिल्म तलाश हक, जो 1935 में आई, तलाश हक के बाद नरगिस जी इतनी मशहूर हो गई कि डॉक्टरी का सपना कहीं पीछे छूट गया और सिनेमा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और वो सिनेमा के पर्दे की नरगिस बन गई। यहाँ एक और बात है कि नरगिस की जब हम बात करते हैं तो नरगिस एक फूल का नाम है। और अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नरगिस का फूल कोई बहुत खूबसूरत नहीं होता, मगर बहुत अच्छा होता है। तो चूंकि वो खूबसूरत, अट्रैक्टिव नहीं होता है, इसलिए शायद ये कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा दीदावर, कोई ऐसा नज़र वाला होता है जो उस फूल की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो उसको पसंद करता है। मगर नरगिस जी के साथ ये कहानी बिल्कुल उल्टी है। शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और उन्होंने, उनके लिए किसी नज़र वाले की, किसी दीदावर की ज़रूरत नहीं थी। शी हरसेल्फ वॉज अ दीदावर। ये खुद उनकी नज़र थी और उन्होंने अपना असर पूरी दुनिया पर छोड़ा। तो आइए बात करते हैं कि जब हम नरगिस जी के बारे में, कि पहली फिल्म उन्होंने की तलाश हक 1935 और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। 1940s और 50s के दशक के सिनेमा की अगर बात करें तो ये दौर राज कपूर और नरगिस की जोड़ी की चर्चा के बिना अधूरा है। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी सिर्फ एक फिल्मी जोड़ी नहीं थी, बल्कि एक मूवमेंट था। 1948 से 1956 के बीच इन दोनों ने 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। बरसात 1948, आवारा 1951 और श्री 420 1955 जैसी फिल्मों ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सोवियत रूस और ग्रीस जैसे मुल्कों में, दूर दराज के मुल्कों में धूम मचा दी। आवारा फिल्म के गाने जब मॉस्को की गलियों में गुनगुनाए जाते थे तो वो दरअसल इंडियन सॉफ्ट पावर की एक पहली बड़ी जीत थी।
इंडियन एंटरटेनमेंट ने दुनिया में पहली बार कदम रखा था। नरगिस ने फिल्म के पर्दे पर उस मॉडर्न महिला को पेश किया जो अपनी शर्तों पर जीती थी और आंखों से हजारों बातें कह जाती। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी का प्रोफेशनल और इमोशनल बॉन्डिंग इन दोनों की इतनी गहरी और इतनी उम्दा थी कि आज भी आरके स्टूडियो का जो मशहूर लोगो हम देखते हैं वो फिल्म बरसात के एक सीन से इंस्पायर्ड है, जिसमें राज कपूर के हाथ में वायलिन है और नरगिस उनकी बाहों में झुकी हुई है। एक अनकहा किस्सा भी है कि नरगिस राज कपूर की फिल्मों के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड थी कि जब आरके फिल्म्स की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी तो नरगिस जी ने अपने निजी गहने तक बेच दिए ताकि फिल्मों की शूटिंग्स ना रुके। वो राज साहब की लेडी लक मानी जाती थी। हालांकि जब उन्हें लगा कि राज कपूर अपनी पहली पत्नी और परिवार को छोड़कर उनके साथ नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाएंगे तो नरगिस ने एक बेहद साहसी फैसला किया। उन्होंने उस रिश्ते से गरिमा के साथ वॉकआउट किया और अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मदर इंडिया साइन की। मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई और ये इंडियन सिनेमा का मैग्नम ओपस है। मदर इंडिया की नरगिस के करियर का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें सदाबहार बना दिया। एक जवान औरत से लेकर एक बूढ़ी मां तक का किरदार निभाना, वो भी उस दौर में जब मेकअप में प्रोस्थेटिक और आज जैसे एडवांस चीजें अवेलेबल नहीं थी। ये नरगिस जी की महानता का सबूत है कि उन्होंने उन रोल्स को कन्विंसिंगली पर्दे पर निभाया। मदर इंडिया ऑस्कर की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली पहली फिल्म थी, पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर के एकेडमी अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में पहुंची। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में यह बात आज भी मशहूर है कि मदर इंडिया ऑस्कर में सिर्फ एक वोट से अवार्ड जीतने से चूक गई। अगर वो वोट मिल जाता तो इतिहास की किताबों में कुछ और ही लिखा होता। खैर, इस फिल्म के लिए ऑस्कर ना सही मगर उन्हें नरगिस जी को कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। चेकोस्लोवाकिया के इस मशहूर फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जो किसी भी भारतीय अभिनेत्री के लिए एक गौरव की बात थी। नरगिस और सुनील दत्त की रियल लाइफ लव स्टोरी ये भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मदर इंडिया फिल्म के सेट पर जो हुआ उसने नरगिस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिल्म के क्लाइमैक्स शूट के दौरान जब असल आग जलाई गई तो हवा के रुख की वजह से आग ने नरगिस को चारों ओर से घेर लिया। यूनिट के लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सुनील दत्त जो उस फिल्म में नरगिस जी के विद्रोही बेटे बिरजू का रोल कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक कंबल लेकर आग में कूद पड़े। इस हादसे में नरगिस की जान तो बच गई, लेकिन सुनील दत्त इस हादसे में काफी हद तक जख्मी हुए, जल गए और उन्हें काफी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। नरगिस ने इस बीच उनकी खूब देखभाल की और यहीं से इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की शुरुआत हुई। एक दिलचस्प बात यह है कि चूंकि इस फिल्म में नरगिस और सुनील दत्त मां बेटे का रोल कर रहे थे, इसलिए फिल्म के निर्माता और निर्देशक महबूब खान साहब ये नहीं चाहते थे कि फिल्म के रिलीज होने से पहले उनकी शादी या उनके अफेयर की खबरें बाहर जाएं। इससे जाहिर है कि इससे दर्शकों पर, वो भी 1950s की बात, इससे दर्शकों पर बुरा असर पड़ सकता था और इसीलिए इन दोनों ने एक साल तक अपनी मोहब्बत को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा और फिल्म के सुपर हिट होने के बाद ही, मदर इंडिया के सुपर हिट होने के बाद ही नरगिस और सुनील दत्त ने अपनी शादी का ऐलान किया। 1958 में इन दोनों ने शादी कर ली। नरगिस जो उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी,
उन्होंने शादी के बाद फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला किया ताकि वो अपने परिवार और अपने सामाजिक कार्यों पर, अपने सोशल वर्क पर ध्यान दे सकें। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू था, जहां काम से बड़ा उनके लिए रिश्ता और कर्तव्य था। सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की शादी के बाद के किस्से भी बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। सुनील दत्त अक्सर उन्हें पिया और मम्मी कहकर पुकारते थे। नरगिस, जो कभी महंगी साड़ियाँ और महंगी ज्वेलरीज की शौकीन थी और पहना करती थी, शादी के बाद एक सादी हाउसवाइफ, नॉर्मल हाउसवाइफ की ज़िंदगी उन्होंने अख्तियार की। एक बार सुनील दत्त साहब उनके लिए एक महंगी साड़ी खरीद कर लाए, लेकिन नरगिस ने उन्हें ये कहकर वापस कर दिया उस साड़ी को कि अभी हमें बच्चों की पढ़ाई और घर के लिए बचत करनी चाहिए। उनकी ये सादगी ही थी जिसने उन्हें आम लोगों का चहेता बना दिया। 1980 में नरगिस दत्त को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ बैठने नहीं गई थी। संसद के गलियारों में उन्होंने हमेशा समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। वो संसद की पहली ऐसी सदस्य थीं जिन्होंने स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए खुलकर काम किया। वो अक्सर विकलांग बच्चों के साथ वक्त बिताती और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए फंड्स जुटाती। एक बार का वाकया है कि जब वो लंदन में थीं तो वहाँ उन्होंने स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड या लंदन की वर्किंग देखी और भारत लौटते ही उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलकर भारत में भी वैसी ही सुविधाएं शुरू करने की जिद की। वो अपनी कैंसर की बीमारी के आखिरी दिनों तक इन बच्चों के लिए फिक्रमंद रही। वो अक्सर ज़मीनी लेवल पर जाके, ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों की मदद करती थी। उन्होंने सुनील दत्त साहब के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रुप बनाया, जो सरहद पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सरहदों पर जाकर प्रोग्राम्स करता था, परफॉर्म करता था उनके लिए। नरगिस जी का जीवन जितना शानदार था, उनका अंत उतना ही दर्दनाक रहा। पैनक्रियाटिक कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने अमेरिका में एक लंबा वक्त बिताया। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर देखना। वो भारत वापस आई, लेकिन प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया। प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। रॉकी के प्रीमियर के दौरान थिएटर में एक सीट नरगिस जी के लिए खाली छोड़ी। ये वो सीट थी जिस पर नरगिस जी को बैठना था। वो खाली सीट आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक मानी जाती है। पूरा बॉलीवुड उस दिन रोया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा खोई थी, बल्कि एक ऐसी बड़ी बहन और एक ऐसी दोस्त खोई थी जो हर किसी के सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी। नरगिस जी के निधन के बाद सुनील दत्त साहब ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। ये संस्था आज भी हजारों गरीब कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज करवाती है। नरगिस जी ने मरते हुए समाज को सेवा का पाठ पढ़ाया। नरगिस जी अपनी अदाकारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर। रूस में वो इतना मशहूर थी कि वहां की महिलाएं उनकी तरह से साड़ी बांधने की स्टाइल की कॉपी करती। वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला थी जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। नरगिस दत्त सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है। वो उस दौर का प्रतीक थी जब सिनेमा में सच्चाई और संवेदना हुआ करती थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक सफल अभिनेत्री अपनी सफलता को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उनके मुस्कान में जो अपनापन था, वो आज के दौर की बनावटी ग्लैमर में कहीं खो सा गया है। नरगिस दत्त की विरासत सिर्फ उनके बेटे संजय दत्त और बेटियों प्रिया और नम्रता तक सीमित नहीं है। नरगिस जी की असल विरासत उस हर महिला में है जो खुद को एम्पावर्ड महसूस करती है, सशक्त महसूस करती है। वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने
ग्लैमर को डिग्निटी बख्शी। उनकी यादों में वो मासूमियत आज भी जिंदा है जो प्यार हुआ इकरार हुआ के साथ बारिश में भीगती है, और वो साहस भी है जो मदर इंडिया बनकर अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता था। नरगिस जी आज भले ही हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन सिनेमा और समाज सेवा के पन्नों पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा चमकता रहेगा। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर